नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज आज आप सभी लोगों के लिए एक नई खुशखबरी और बहुत अच्छी सूचना है। दरअसल खुशखबरी ये है दोस्तों, आज से यानी कि 1 दिसंबर 2020 से हमारी करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रारंभ की जा रही है। 1 दिसंबर 2020 से आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रारंभ की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है दोस्तों? शशि जीएस एकेडमी पर। शशि जीएस एकेडमी आपको ऑनलाइन सारा कुछ प्रोवाइड कराता है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को, यानी कि ऑनलाइन से तात्पर्य है यूट्यूब पर आप विजिट कर सकते हैं शशि जीएस एकेडमी पर। साथ ही साथ आप हमें अगर किसी प्रकार की, यदि आपको हमसे बात करना है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, यानी कि इस नंबर पर फॉलो कर सकते हैं। इट्स माई नंबर एंड इट्स हमारे कंसर्न पर्सन यानी कि टीम के नंबर है। आप इन दोनों नंबरों में किसी भी नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपसे, या तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और इस नंबर पर हमारी टीम के द्वारा आपका फ़ोन पिकअप किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप यदि करंट अफेयर्स की क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में आप एक भी प्रश्न नहीं गलत करना चाहते हैं, तो आप शशि जीएस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों दूसरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, यानी कि आप हमसे डायरेक्ट मिलना चाहते हो, डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में आप आ सकते हैं। गाज़ियाबाद में आपको पूरी क्रमबद्ध रूप से हमारी तैयारी, यानी कि हम तैयारी करवा रहे हैं। और हमारी जो कोचिंग है व्योम एकेडमी और एलोकेंस एकेडमी। व्योम एकेडमी जो है हमारी एक तरीके से कंपटीशन की क्लास देखती है, यानी कंपटीशन करवाती है। और एलोकेंस एकेडमी हमारी जो है दोस्तों, वो आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लास करवाती है। यानी कि इंग्लिश स्पोकन यदि आपको सीखना है दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन यदि आपको सीखना है तो आप एलोकेंस एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, इन नंबरों पर आप कॉल करके आप हमारे कंसर्न पर्सन से बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आपको पीडीएफ भी मिलेंगी। ठीक है, आपको पीडीएफ के रूप में पढ़ाया भी जा रहा है और पीडीएफ भी आप तक शेयर किया जाएगा। आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है पहला जो प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, केंद्रीय पर्यावरण ने किस शहर में 1100 करोड़ रुपए के सांग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस शहर में 1100 करोड़ रुपए के सांग डैम पेयजल परियोजना का निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। किस शहर में है दोस्तों, यानी कि किस राज्य में है, भारत के किस राज्य या किस शहर में है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? आनंद गुजरात। दूसरा ऑप्शन क्या है? मंडी हिमाचल प्रदेश। तीसरा जो है आपका पटना बिहार। चौथा यानी डी आपका ऑप्शन है देहरादून उत्तराखंड। और ई आपका है तेजपुर असम। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। सांग डैम पेयजल परियोजना की निर्माण की मंजूरी दे दी गई है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन इज करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट। यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आइए देखते हैं आंसर कौन सा आपका होगा। देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। आइए अब इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि एक्सप्लेन में हमारी टीम ने यहाँ पर आपके लिए कंटेंट बनाया है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कब दिया? 26 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार, यानी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देहरादून में 1100 करोड़ रुपए की मांग, यानी 1100 करोड़ रुपए के सांग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। और यह योजना देहरादून शहर को 24 घंटे पानी पीने का प्रदान करेगी। और रिस्पना नदी जो है, यहीं पर एक रिस्पना नदी है दोस्तों, उस नदी का पुनर्जन्म भी होगा, यानी पुनर्जन्म भी दी जाएगी, पुनर्जन्म भी किया जाएगा, यानी कि दोबारा उसका नव निर्माण किया जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं, या पुनर्निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देखा एक चीज़ें, सांगपो यानी कि सांग डैम पेयजल कहाँ बनाया जा रहा है?
कहाँ बनाया जा रहा है? देहरादून उत्तराखंड में। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। जो लोग भी इंग्लिश वाले हैं, आप इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन मैं इंग्लिश का भी करवा दूंगा, बाकी आप इसको थोड़ा से पॉज करके आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी हैज चेयर्ड द 33 थर्ड प्रगति इंटरेक्शन व्हाट डज प्रगति स्टैंड्स फॉर। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बातचीत की अध्यक्षता में प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है आपका प्रोएक्टिव एडवांस गवर्नेंस एंड टाइमली इंटरप्रिटेशन। दूसरा ऑप्शन आपका है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। और तीसरा ऑप्शन है प्री रिक्विसाइट गवर्नेंस एंड टोटल इम्प्लीमेंटेशन। और डी ऑप्शन है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एक्यूरेट टोटल इंटरप्रिटेशन। और डी यानी कि ई ऑप्शन है प्री रिक्विसाइट गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों तो इसका जो ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोएक्टिव। यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नर से तात्पर्य है, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पहले हमारे जो गवर्नर है, यानी कि जो हमारे गवर्नर्स हैं, गवर्नर से मतलब शासन, जो हमारा शासन हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, यानी पहले से अच्छा एक्टिव होना पड़ेगा। और साथ ही साथ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी काम है उसे हमें टाइम पर क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वें प्रगति की बातचीत की अध्यक्षता की और उसमें इस चीज़ के बारे में चर्चा की। दोस्तों नेक्स्ट आइए बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों थोड़ा से आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, यानी कि हमारी टीम ने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वें प्रगति बैठक की, 33वां जो इस बार की प्रगति बैठक हुई थी उसमें क्या कहा गया और उसकी अध्यक्षता भी किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यह प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रोएक्टिव गवर्नेंस टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य सरकार को शामिल करने के लिए माध्यम से पीएम की 33वीं बैठक हुई। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बात याद रखना है कि गवर्नेंस यानी कि किसके द्वारा किया गया है? आईसीटी के द्वारा किया गया है। और यह कौन सी बैठक थी? 33वीं बैठक थी। और नरेंद्र मोदी की यह कौन सी प्रगति बैठक में कौन सी बैठक थी? 33वीं। और इसमें किस चीज़ को फोकस किया गया है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों तो तीसरा ऑप्शन कहता है कि उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए, उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। उस यहाँ पर कहा गया है उस केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री है उसका नाम बताइए और भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान नामक पोर्टल लॉन्च किया है, वह कौन सा मंत्री है दोस्तों? तो एक आप देख सकते हो इंग्लिश में क्या कहा गया? नेम द यूनियन मिनिस्टर हु है लॉन्च द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। दोस्तों तो ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों? पीयूष गोयल। पहला ऑप्शन क्या है? पीयूष गोयल। दूसरा है रविशंकर प्रसाद। तीसरा है प्रकाश जावड़ेकर। चौथा है रमेश पोखरियाल निशंक। और आपका जो पांचवा है रामविलास पासवान। तो बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी इज करेक्ट, यानी सी नंबर इज करेक्ट। प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी शुरुआत की है, यानी इस पोर्टल का शुभारंभ किया है या इसका लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने वाले कौन है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, क्योंकि ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हैं दोस्तों, इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया कि भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें कहा गया है तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेंगलुरु इज बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। कहा जा रहा है बेंगलुरु के बोरिंग लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
का नाम निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो कौन कौन से इसमें ऑप्शन है, इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं और आंसर क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। तो पहला है सुषमा स्वराज, दूसरा है मनोहर पर्रिकर, तीसरा है लालजी टंडन और चौथा यानी कि डी यानी कि अरुण जेटली और पांचवा यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह किसके नाम पर शुरू किया गया है, किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या चीज़ें किस चीज़ की चर्चा की जा रही है यहाँ पर, आइए बात करते हैं। कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में बोरिंग लेडी कर्जन मेडिकल की स्थापना की गई है, बोरिंग लेडी कर्जन मेडिकल की स्थापना की गई है और यह एक क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन यानी कि एक तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन है यानी कि आंसर इज ई करेक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बेंगलुरु हैव बीन नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। द इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन द 2018 से 19 ऑन द कैंपस आर बोरिंग एंड लेडी कर्जन हॉस्पिटल एंड शिवाजी नगर इन द हार्ट ऑफ बेंगलुरु। तो मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया, आइए हिंदी में बात कर लेते हैं थोड़ा से कि बेंगलुरु में बोरिंग लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, वही चीज़ें हैं, बार बार क्या बताया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, थोड़ा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस सरकारी संस्था ने हाल ही में एक डिजिटल मानव संसाधन यानी कि HRMS की शुरुआत की है। किस सरकारी संस्था ने डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। HRMS का मतलब हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम दोस्तों। तो ऑप्शन है आपका इंडिया पोस्ट, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है आपका संघ लोक सेवा आयोग और चौथा आपका है भारतीय रेलवे और पांचवा आपका है भारतीय संचार निगम। तो किसने HRMS की यानी कि एक डिजिटल HRMS की शुरुआत की है, यानी कि डिजिटल मानव संसाधन प्रणाली की शुरुआत की है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन इज डी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन इज डी करेक्ट, यानी भारतीय रेलवे ने, किसने किया है, भारतीय रेलवे ने। आइए बात कर लेते हैं इसके, थोड़ा से हम उस पर बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के द्वारा जो यहाँ पर दर्शाया गया, भारतीय रेलवे ने पूरी तरीके से डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रणाली को लॉन्च किया है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO विनोद कुमार यादव ने 26 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए प्रणाली का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, HRMS प्रणाली भारतीय रेलवे के लिए बेहतर उत्पादकता और कर्मचारी संतुष्टि का लाभ उठाने के लिए ऐसी योजना पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा। कि किसकी शुरुआत की गई है, HRMS की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए प्रश्न की बात करते हैं। छठे क्वेश्चन की बात की जाए तो छठे क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपके छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस देश के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए किस देश के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, वो अगले 10 वर्षों के लिए जो समझौता ज्ञापन किया गया था, MOU जो एक तरीके से सिग्नेचर किया गया था, उससे कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, 10 वर्षों के लिए। और किस कंपनी के साथ परमाणु ऊर्जा की जो सिग्नेचर हुई है, MOU सिग्नेचर किया गया है, किस कंपनी के साथ किया गया है और कितने, इसे क्या बोला जाता है, 123 समझौता भी कहा जाता है। इसे परमाणु ऊर्जा सहयोग को 123 समझौता भी कहा जाता है और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, आइए बात करते हैं। 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और यह समझौता किस कंपनी के बीच में हुई है, इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपका जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा आपका रूस और आपका छठा जो यानी कि 5वां जो है आपका ई नंबर जो है यूनाइटेड किंगडम।
तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, आंसर कौन सा सही है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इसका सी। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि आंसर नंबर इज सी करेक्ट दोस्तों। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो भारत अमेरिका नागरिक परमाणु ऊर्जा पर क्या किया है, समझौता किया है। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए किया है, यानी कि पहले समझौता हुआ था, अब इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और इसे 123 समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीजें हैं कि इस समझौते के आधार संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु सामग्री खरीदना चाहता है और समझौते के विस्तार के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर यानी कि पार्टनरशिप पर भी हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। ठीक, तो अभी आपने देखा कि जो हमारा छठा क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा सहयोग के, यानी परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए भारत के साथ, यानी कि भारत के साथ किस देश ने समझौता किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और जो समझौता किया गया है उसे 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बस थोड़ी सी इंतजार करिए, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें हैं उसको भी मैं बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद विच कंट्री इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली हेल्ड डिस्कशन अबाउट द कोलैबोरेशन इन द डिफेंस इंडस्ट्रीज। किस देश के साथ भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में रक्षा उद्योग में सहयोग के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर कहा जा रहा है किस देश के साथ भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, आंसर बताइएगा। वियतनाम, माली, इरिट्रिया, नीदरलैंड और हांगकांग। तो आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, आंसर इज ए करेक्ट। आंसर क्या आपका होगा, वियतनाम। वियतनाम के साथ भारत के रक्षा मंत्री ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में अभी क्या की है दोस्तों, चर्चा की है, यानी हाल ही समय में। किसके साथ, वियतनाम में दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्री ने हाल ही में रक्षा उद्योग में सहयोग पर चर्चा की है और चर्चा में प्रशिक्षण क्षमता निर्माण पर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान से सहयोग शामिल है और देशों ने चर्चा के दौरान मजबूत वियतनाम रक्षा सहयोग की भी पुष्टि की है। देखो, जब भी कोई देश है, जब भी किसी देश के साथ रक्षा से संबंधित कोई भी बातें या चर्चा होती हैं तो दोनों देश एक दूसरे को मजबूती के साथ यानी कि मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, देखो हथियार, कई बार क्या होता है कि अगर हमें हथियार की आवश्यकता पड़ती है तो एक देश हमें सहायता कर देता है और उसे ज़रूरत पड़ती है तब भी हम उसे सहायता कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें क्या होता है, खरीदना भी पड़ता है दोस्तों। ठीक, और प्रशिक्षण के लिए भी कई चीज़ें हमारे लिए हमारी सहायता कर देते हैं कई देश। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया विल बिल्ड शाहतूत डैम अक्रॉस द मैडम रिवर। कहा जा रहा है कि शाहतूत, यहाँ पर शाहतूत की बात की जा रही है, शाहतूत डैम अक्रॉस द मैदान रिवर, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत मैदानी नदी के पार शाहतूत बांध का निर्माण करेगा। भारत क्या है, कहा जा रहा है कि भारत किस देश में क्या करेगा, शाहतूत बांध का निर्माण करेगा। तो कौन सा देश है दोस्तों, पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा आपका नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, फिर आपका अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ई करेक्ट, यानी कि कौन से देश में शाहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। शाहतूत बांध का निर्माण कहाँ किया जाएगा, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे दोस्तों कि शाहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा किस राज्य में, यानी कि किस देश में भारत कर रहा है, वो है आपका अफगानिस्तान दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन में इसमें कहा गया है केंद्रीय विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने हाल ही में जिनेवा डोनर सम्मेलन में घोषणा की कि भारत अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक नदी पर मैदान नदी के पार, कौन सी नदी है, मैदान नदी के पार शाहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा और नदी के पार बांध बनाने की तारीख
कब से शुरुआत हुई थी? 2016 से ही यह बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन अभी इसका जो है निष्कर्ष निकल पाया अभी हाल ही समय में दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। आज के दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2 प्रश्न आपके और भी हैं। ठीक, कहा जा रहा है विच द सिटी हैज़ बिकम द मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा शहर दुनिया का सबसे जुड़ा शहर बन जाएगा? कहा जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार, कौन कह रहा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन कह रहा है कि अभी हाल ही समय में कौन सा शहर दुनिया का सबसे जुड़ा शहर बन जाएगा। तो कौन सा शहर हो जाएगा? ऑप्शन है आपका मलेशिया, फिर जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक, कुलालमपुर इसको भूल गया था, संघाई तीसरा ऑप्शन है, चौथा आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम, और आपका डी यानी कि ई आंसर हो जाएगा, सॉरी ई आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इज सी करेक्ट, यानी कि कहाँ पर कौन सा शहर बन जाएगा, यानी कौन सा राज्य बन जाएगा दोस्तों? संघाई चीन। ठीक है, संघाई चीन, जहाँ एससीओ सम्मेलन यानी कि एससीओ भी सम्मेलन किया जाता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों अभी हमने देखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट या एक तरीके से एयर हब बन जाएगा, कौन सा शहर बन जाएगा? तो चीन का संघाई शहर। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की। इसके डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम ने क्या आपको बताया है कि एयरपोर्ट एसोसिएशन ने हाल ही में घोषणा की संघाई दुनिया का सबसे जुड़ा हुआ शहर बन जाएगा। संघाई के साथ 3 अन्य शहर भी बन जाएंगे, जैसे कि बीजिंग, चिंदगू और गुआंझू। ये दुनिया के सबसे जुड़े हुए शहरों में से एक होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके चीन के ही हैं, इसी तरह ऐसे चीन में नाम होते हैं, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट आज आपका प्रश्न होगा दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीन पीपुल इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। कहा जा रहा है फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा, यानी कि कहा जा रहा है को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, यानी कि कहा जा रहा है कि एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फिलिस्तीन लोगों के साथ। ऑप्शन आपका है 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर दोस्तों। तो ऑप्शन इज कौन सा करेक्ट? ऑप्शन इज डी करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन इज डी करेक्ट, यानी कि फिलिस्तीन लोगों, डी क्या था दोस्तों? एक मिनट, डी आपका कौन सा था? डी आपका था 29 नवंबर को। डी आपका कौन सा है दोस्तों? 29 नवंबर को क्या किया जाता है? फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो हमारी टीम ने यहाँ पर दर्शाया है कि फिलिस्तीन लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र यूएन का अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को मनाया जाता है, और इस दिन को एकजुटता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कब? 29 नवंबर को एकजुटता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1977 में स्थापित या 1947 में वह दिन है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के लोगों को एक अरब राज्य और एक यहूदी राज्य के रूप में क्या किया था? विभाजित करने के प्रस्ताव को अपनाया था। तब से यह क्या मनाने जाने लगा है? एकजुटता दिवस। किसके साथ? फिलिस्तीनी लोगों के साथ। ठीक है, कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। कौन, क्या नाम है? एकजुटता दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 नवंबर से मनाया जाता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का जो प्रश्न है आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, आप कहीं से भी आप कॉपी करिए या कुछ भी करिए, ठीक है, लेकिन आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका है फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द फीफा लोकेटेड। ठीक है, आपका मॉन्ट्रियल कनाडा ऑप्शन है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, एथेंस ग्रीस और आपका मलेशिया कुलालमपुर। दोस्तों आज आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतज़ार कीजिए, हम इसको एक टाइमिंग बना देंगे, यानी कि सुबह के हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे। आप लोग कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि 6 बजे आपको सुबह चाहिए या 5 बजे की करंट अफेयर्स आपको डेली चाहिए। आप हमें कमेंट करके सुझाव दीजिएगा। बाकी आप तब तक के लिए आज के लिए हम यहीं पर अलविदा लेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।